नई शिक्षा नीति जब से आई है उसके बाद से ही मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए और पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि स्कूली शिक्षा में आखिर क्या परिवर्तन होगा। खासकर ये कंसर्न 9वीं और 10वीं के पेरेंट्स का ज़्यादा था और उसके अलावा बोर्ड परीक्षा में क्या ऐसा परिवर्तन होगा इसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे। तो आज का ये वीडियो स्कूली शिक्षा पर ही आधारित है, जहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं आप लोग के लिए, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। सबसे पहली बात जो आप लोगों को जानने की है वो ये है कि ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ये शिक्षा नीति लेके आई है और आज और कल में ही इसका सारा जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको पहला पॉइंट तो यही ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर यह है कि सरकार हो सकता है कि ये शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आपको दे दी है और इसको 10 साल के लिए अपने कबर्ड में रख दे और वहाँ से निकाल के इसको इम्प्लीमेंट भी ना करे। दूसरा जो पॉइंट है, ऐसा भी नहीं है कि इम्प्लीमेंट करने में वो सभी बिंदुओं का ध्यान रखेगी जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इसको आप पहले समझ लीजिए कि ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और सरकार के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो इस डॉक्यूमेंट को पूरे तरीके से अप्लाई करे, और ना ही हम और आप यहाँ पर सरकार को फोर्स कर सकते हैं कि वो इस डॉक्यूमेंट को लागू ही करे। ये यहाँ पर पूरे तरीके से सरकार की इच्छा शक्ति पर है कि वो इसे कब लागू करती है। तो पहला बिंदु तो यहाँ पर ये निकल के आया कि ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और ऐसा नहीं है कि कल ही इसका परिवर्तन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इसे कब लागू करती है ये सरकार अपना नोटिफिकेशन वहाँ पर जारी करेगी। अब आते हैं स्कूली शिक्षा पर। तो भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो पिछले 10 से 15 सालों में ऐसी हो गई है कि वो केवल रटने की विद्या बन गई और नंबर्स पाने की जो होड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर विद्यार्थी के माँ बाप यही चाह रहे हैं कि जो नंबर देने का तरीका है वो अच्छा होता जाए। इवन आप देख भी रहे हैं 100% नंबर तक अब अचीव किए जा रहे हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था। और ये संभव भी नहीं है कि 100% नंबर मिल सकता है किसी को। 1 या 2 बच्चे पा रहे हैं पूरे देश में तो बात अलग है, पर यहाँ पर अगर संख्या 10 के आसपास है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। और जैसा मेरा 10 साल का अनुभव है वो भी यही बता रहा है कि नंबर्स को लेकर दौड़ जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और प्रेशर बढ़ चुका है। इस वजह से जो पहला चीज़ यहाँ पर यह है कि इस शिक्षा नीति का जो सबसे अच्छा बिंदु है वो ये है कि यहाँ पर नंबर्स की दौड़ को लेकर जो समस्या चल रही है उस समस्या को ख़त्म करना। तो आते हैं अपने पहले बिंदु की तरफ, जो है राइट टू एजुकेशन। आपको पता है 86वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2009 में और इसमें राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा का अधिकार दिया गया था। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के अंतर्गत। यहाँ पर कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अब इसको परिवर्तित करके 3 से 18 साल कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा कदम है और इसको हम लोग को काफ़ी अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छी बात है। और यहाँ पे जो दूसरा बिंदु निकल के आता है वो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि 10+2 के सिस्टम को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है और साथ ही इसमें नया सिस्टम 5+3+3+4 ले आया गया है। इसके विषय में बहुत लोगों ने डिस्कस किया है तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना, क्योंकि भारत में ड्रॉप आउट रेशियो अर्थात बच्चे जब एडमिशन ले रहे हैं 1 में और वो 12 तक जाते जाते जो संख्या है बच्चों की, पढ़ने वाले बच्चों की, वो संख्या काफ़ी कम हो जाती है। इवन जो इनका नोटिफिकेशन आया है वहाँ पर डेटा दिया भी गया है कि जब बच्चे स्टार्ट में एजुकेशन में एंट्री ले रहे हैं उसके बाद 6 से 8 साल तक का जो वो होता है आपका एजुकेशन होता है, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एजुकेशन है, वहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अर्थात पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 90.9% रह जाती है। मतलब लगभग आपका 9% ड्रॉप आउट यहाँ पर हो जाता है। ये ड्रॉप आउट आगे चढ़ के बढ़ जाता है अर्थात GER आपका घट जाता है। 9 से 10वीं कक्षा तक जाते जाते ये 79.3 हो जाता है। और अगर बात करें 11-12 तक जाते जाते तो यहाँ पर GER जो है वो और घट जाता है और 56.5 तक पहुँच जाता है। इसका मतलब ड्रॉप आउट रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर इस नीति के अंदर यही कहा गया कि अगले 10 सालों में अर्थात 2030 तक इसे 100% तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि हमारा जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कम करना और 2030 तक इसको 0% तक ले आना,
कहाँ पर, जो हमारा 12वीं तक की शिक्षा है। तीसरा बिंदु ये है कि मिड डे मील दिया जाता है और ये काफ़ी एक अच्छा कदम है भारत के शिक्षा में। और इसमें कहा गया है कि ब्रेकफास्ट की भी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए। ये भी एक अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपके मस्तिष्क का सही विकास नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो आप कंडीशन में, उस स्थिति में आप अच्छी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते ना। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा ही जाता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो ये तीसरा पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। चौथे पॉइंट तरफ आते हैं, वो है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ये यहाँ पर आपको मैं ये बताता हूँ कि जो 6 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर उनकी शिक्षा के प्रावधान के लिए हम देख रहे हैं हमारे यहाँ प्ले स्कूल्स काफ़ी चलते हैं, बट वहाँ पर कोई रेगुलेशन एज सच नहीं है, तो पढ़ाने का तरीका अच्छा वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। आंगनबाड़ी शिक्षा की स्थिति भी अभी भारत देश में उतनी अच्छी है नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं कि आपको आखिर जो नर्सरी लेवल है वहाँ पर किस तरीके से शिक्षा देना है। तो 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था और अच्छा नियम यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वहाँ पर बच्चों को समझाना काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो हमारा 5वां बिंदु है वो है बच्चों को समान अवसर देना। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो अभी भी जो अधिक पैसे वाले लोग हैं उन्हीं के पास पहुँच पाए हैं। अच्छी शिक्षा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्कूल में डाल देना ही शिक्षा नहीं होती है। बच्चों को सही तरीके से शिक्षा की व्यवस्था करना ये बहुत ही आवश्यक कदम है। लेकिन समस्या यहाँ पर यही है कि शिक्षा अभी भी उन्हीं के लिए उपलब्ध है जिनके पास पैसे अधिक हैं। अभी भी शिक्षा सामान्य लोगों के पास नहीं अच्छे से पहुँच पाई है। इसको लेकर भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बातें की गई हैं, लेकिन बात वही है कि ये बातें केवल बातों तक और ड्राफ्ट तक न रह जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही आवश्यक है। इस पर थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा कि यहाँ पर आखिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस शिक्षा नीति को लेकर। आते हैं अपने छठे सेगमेंट की तरफ, और वो ये है मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करना। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सामान्य तौर पर जिस भाषा में आप बात करते हैं, जिस बोली को आप बोलते हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश एक विषय ना रहकर एक सिंबल, एक स्तर बन गया है कि अगर आपको इंग्लिश का तरीका पता है या इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तभी आप उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज की इंग्लिश मीडियम, इसको जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये कहा गया है कि 5वीं तक की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई बात कही गई, चाहे कोठारी कमेटी की बात करें, चाहे यशपाल कमेटी की बात करें, उन सब में भी ये कहा गया है, और कई सारे और भी जो कमेटी बनाई गई उसमें यही कहा गया है कि जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो मातृभाषा में हो। शुरुआत के कालखंड में तो हो ही, मतलब जो आप कक्षा 5 तक पढ़ रहे हो वहाँ तक तो ये हो ही। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि इंग्लिश को लादा गया भारतीय समाज के ऊपर। जब आप किसी भी प्राइमरी विद्यालय में जाइए अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा चल रही हो, वहाँ पर अगर आप बच्चों को उनके मातृभाषा में, उनके बोली में चीज़ों को समझाएंगे तो वो समझना आसान होता है। कारण क्या है, आसपास का जो वातावरण है वहाँ पर वो वैसी ही भाषा का प्रयोग कर रहा है। जबकि हमारे यहाँ क्या समस्या आ गई है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना है। ये अलग बात होगी कि भाषा का ज्ञान सबको होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो उनकी मातृभाषा हो। तो भाषा को तो समझाना अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, जहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाने आ रहे हैं उनको भी अंग्रेजी का ढंग से ही नहीं पता होता, वो इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। तो बात ये है कि हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना है, इसमें डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि इंग्लिश को एक विषय के रूप में लिया जाएगा, ना कि एक स्टेटस सिंबल के रूप में लिया जाएगा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आवश्यक है। तो 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, ये एक बहुत ही अच्छा बिंदु है, इसको हमें काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए। अब आते हैं अगले बिंदु की तरफ, वो ये है कि भाषा में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो यहाँ पर जो अगला बिंदु यही है कि भाषा को कहा गया है कि 3 भाषाओं को पढ़ना अच्छी बात रहेगी। यहाँ पे 2 भाषा तो आपको पढ़नी ही रहेगी, एक आपकी मातृभाषा और एक भाषा जो आप चूज़ करना चाहें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही जो कंटेंट अवेलेबल है, अर्थात जो किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं, उन किताबों को
भाषाई आधार पे अच्छे तरीके से लिखना। अभी तक ज़्यादातर किताबें अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं, उनको मातृभाषा में भी उसी स्तर पे उपलब्ध कराना, ये एक बहुत ही आवश्यक बात है। इसके विषय में भी यहाँ पर कहा गया है कि जो पठन पाठन हो वो मातृभाषा में हो तो ज़्यादा अच्छा है, 5वीं तक तो होना ही चाहिए, अगर वो उसके ऊपर भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चों को समझने में आसानी रहती है। अब आते हैं बोर्ड परीक्षा पर। ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जो लास्ट का 4 आया है, जहाँ पे 9, 10, 11, 12 की परीक्षा होगी, वहाँ पर बोर्ड होगा कि नहीं होगा? तो बोर्ड होगा, 10वीं का भी बोर्ड होगा, 12वीं का भी बोर्ड होगा। और 9वीं 10वीं का जो एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम चली कि सिलेबस क्या होगा, तो आपको विज्ञान, गणित और ह्यूमैनिटीज़, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप वहाँ पे कला, भौतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को सीख सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शनल रहेंगे, आपको वो वहाँ पे स्वीकार करने रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गई है टुवर्ड्स द साइंस एंड मैथमेटिक्स। वो विज्ञान और गणित की तरफ केंद्रित हो गई है पूरे तरीके से। तो इस वजह से यहाँ पर यह है कि आप, अगर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इन विषयों में खास रुचि नहीं होती है, तो इसको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सामान्य जीवन में सामान्य गणित का प्रयोग होता है, सामान्य विज्ञान का प्रयोग होता है, लेकिन ये उनको केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल में ढकेलने का ही कदम नहीं होगा। वो अपने हिसाब से कोई भी व्यावसायिक शिक्षा चूज़ कर सकते हैं, कोई भी वोकेशनल कोर्स जो है वो वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिंदु है। एक और जो बहुत अच्छी बात यहाँ पर आई है वो स्कूल की पूलिंग करना। स्कूल की पूलिंग करने का मतलब क्या है? आप जैसे देखते होंगे आपके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर छोटे छोटे स्कूल्स अवेलेबल हैं। छोटे स्कूल्स में हर शिक्षक की व्यवस्था करा पाना संभव नहीं होता, लाइब्रेरी नहीं होती। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं उनका एक क्लस्टर बनाया जाए, उनकी पूलिंग की जाए, उनका एक ग्रुप बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा कि उन समूह से आप सारी तरह की सुविधाओं को, जो वहाँ पे सुविधाएं हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। वो स्कूल आपस में तो संप्रभु होंगे, सोवरिन होंगे, लेकिन वो पूल के रूप में काम करेंगे कि अगर एक स्कूल के पास कोई कमी है तो दूसरा स्कूल उस कमी को पूरा कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है स्कूल की पूलिंग करना, जिससे छोटे छोटे स्कूल जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये सारी कुछ बातें हैं जहाँ पर आपको समझना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर यहाँ पर क्या सब अच्छा ही अच्छा है? हमें जो दिख रहा है वो केवल अच्छी अच्छी बातें ही दिखाई जा रही हैं या दिख रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नकारात्मकता यहाँ पर नहीं है या समस्याएं यहाँ पर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, इस भारत देश की किसी भी सरकार में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो इंग्लिश माध्यम के स्कूलों को बंद कर सके या उनका जो व्यवसायीकरण है उस व्यवसायीकरण को रोक सके। क्योंकि मनमाने तरीके से जो प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं उनकी समस्याएं देखते हुए बन रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आप अगर कोर्सेज़ को देखेंगे तो कोर्सेज़ ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं जिनका सामान्य जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण जो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा किया जा रहा है, उस व्यवसायीकरण को रोकने की क्षमता क्या सरकार में? जब तक वो व्यवसायीकरण को नहीं रोका जाएगा तब तक ये समस्याएं, आप कोई भी शिक्षा नीति लेके चले आए, उसका कोई भी मतलब नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है वो ये है कि व्यवहारिकता में इसको उतार पाना आसान नहीं होगा। क्यों उतार पाना आसान नहीं होगा? क्योंकि कई सारे ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर सरकार का जो अपना लाभ है वो लाभ आड़े आ जाता है, और उस लाभ के चक्कर में सरकार कभी कभी परिवर्तन करने से डरती है। तो यहाँ पर हो सकता है सरकार जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हों उन पॉइंट्स में 5-6 पॉइंट्स को परिवर्तित कर भी दे, लेकिन कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको परिवर्तित कर पाना उनके लिए संभव होता दिख नहीं रहा है। या यहाँ पर अच्छी इच्छा शक्ति है तो बात अलग है। फिलहाल तो भारत में जब से आज़ादी हम लोग को मिली हुई तब से अभी तक कोई सरकार ऐसी आई नहीं जो इस तरह का परिवर्तन कर सके जहाँ पर शिक्षा का व्यवसायीकरण रुक सके। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर। और बाकी तो ड्राफ्ट देखने में काफ़ी अच्छा है। इम्प्लीमेंट कब होता है इस पर सवाल है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा। एक नया सिस्टम, एक नई प्रणाली हम लोग को देखनी पड़ेगी और सरकार को बनानी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच हम लोग को दिखाई दे रहा है।
बट वही है कि इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो देश की शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन होगा। और तार्किक अध्ययन करवाने के लिए सरकार ने जो बातें कही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट करवा पाए ये शक के दायरे में आता है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें स्कूली शिक्षा पर आज मैंने की। एक दिन और मैं बात करूंगा आप लोगों से कि आखिर शिक्षकों को लेकर क्या परिवर्तन इस नई शिक्षा जो आपकी शिक्षा प्रणाली इसमें लाया गया है, क्योंकि शिक्षक का अपॉइंट कैसे होगा इसको भी लेकर कई सारे सवाल उठे हैं। 5,000 रुपये में शिक्षक रखे जाते हैं जिनको आता कुछ नहीं है लेकिन वो पढ़ाते हैं। और भारत में वैसे भी कहा जाता है कि शिक्षा या जो शिक्षक बन रहे हैं वो बाय चॉइस नहीं है, बाय चांस हैं। वो अपने स्वयं की इच्छा से शिक्षा क्षेत्र में नहीं गए हैं, उनको कहीं कुछ मिला नहीं तो वो शिक्षक बन गए। और 5-5 हज़ार रुपये में ढेर सारे शिक्षक पड़े हुए हैं भारत देश में। उस पर भी लेकर काफ़ी बातें लिखी गई हैं कि शिक्षक कैसे बने। मैं आप लोगों से उसके बारे में बात करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।